में क्लास 12 केमिस्ट्री आंसर पेपर का सलूशन करने वाले हैं 2022 का सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 2 सोल्व हो चुके हैं, सेट नंबर 3 देखेंगे अब यहाँ पर हम। देखिए स्टार वाले तो क्वेश्चन काट ही दिए गए क्या। अब देखिए खा देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन काट दिया गया, हटाइए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थसंख्यक गुणधर्म है? गुणधर्म है तो गुणधर्म नहीं है, कौन सा है? प्रश्न में गुणधर्म नहीं है हमारे पास। सायनता भी गुणधर्म नहीं है। ठीक है, प्रकाशिक घूर्णन भी गुणधर्म नहीं है। परासरण दाब गुणधर्म है। क्या है? परासरण दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की विक्रिया है? अगर आपने शून्य कोटि की विक्रिया की परिभाषा पढ़ी होगी तो तुरंत मार सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सा है शून्य कोटि की विक्रिया बताइए यहाँ पर। ठीक है, बताइए। पहला है, सेकंड है, थर्ड है, चौथा है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। H2 + Cl2 ज़्यादातर जब भी एग्जाम्पल शून्य कोटि की विक्रिया आएगा तो यही छापा मिलेगा आपको। ठीक है, H2 + Cl2 HNu 2HCl जब भी कभी कहीं देखने को मिलेगा तो यही एग्जाम्पल जरूर लिखा होगा, गारंटी है, यही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। गा का क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह हैं? ये 2023 में एक सेट में क्वेश्चन आया तो उन्होंने हम निकाल कर हमने बताया था कौन सा प्राथमिक समूह होता है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है? घा का बताइए यहाँ पर क्या होगा। घा का क्या होगा? फर्स्ट 1। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? बताइए कौन सा देता है? डाका यहाँ पर कौन सा देता है? इनकी चौथा होगा यहाँ पर ReNO2। क्या होगा? ReNO2 होगा। ठीक है, फिर देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? अगर आपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया पीछे पढ़ाई थी, क्या बनता है बताइए? साइनाइड बनता है, साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनेट लिखा हुआ है, आइसोसाइनाइड बनता है। बताइए कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ाई थी, बताइए क्या बनता है यहाँ पर? आप बताइए जगह क्या बनता था? चौथा आइसोसाइनाइड बनता था। क्या बनता था? आइसोसाइनाइड। ठीक है, काट ही दिया गया है। फिर देखिए परासरण एवं विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। देखिए समझाएंगे। देखिए परासरण और विसरण में इसमें लिखिए। देखिए परासरण, इधर आप हेडिंग डालना परासरण, उधर डालना विसरण। ठीक है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। परासरण दम में क्या होता है? परासरण में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर देखिए विसरण में क्या होता है? विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए आवश्यक होता है, इसके लिए आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नंबर दूसरा, केवल परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, क्या होता है? परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। और दूसरे में देखिए विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। क्या? अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। थर्ड देखिए परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। क्या होती है? लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है। अब विसरण का ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में होता है, किसी भी अवस्था में होता है, लेकिन ये केवल क्या है? फिक्स होता है। परासरण केवल क्रिया द्रव अवस्था में, इसकी जब होगी तो द्रव अवस्था में ही होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी किसी भी नहीं हो सकती है। ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। इस टाइप से आपको लिख लेना है। फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास, फिर देखिए विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर लिखिए। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। तो विशिष्ट चालकता देखिए क्या होती है हमारे पास। विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या, फिर इसकी मोलर चालकता की परिभाषा लिख दीजिए। किसकी लिख दीजिए? मोलर चालकता की परिभाषा। ठीक है, मोलर चालकता की परिभाषा लिख दीजिए यहाँ पर। ये तो आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध रो से लिखते हैं, 1/रो विशिष्ट चालकता के बराबर होता है, इसी को कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिर देखिए मोलर चालकता की परिभाषा। मोलर चालकता क्या होती है? किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका फार्मूला लिख लीजिए। लैम्डा बराबर करता है 1000 मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई एम, जहाँ एम क्या है? मोलरता, के क्या है? विशिष्ट चालकता। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, ये लिख दीजिए। क्या होती है मोलर चालकता? किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो। क्या? 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर? ये तो काट ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, स्टार वाला ये भी उड़ा दिया गया है। फिर देखिए निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के आईपीसी नाम लिखिए। देखिए लिखेंगे। देखिए आईपीसी नाम लिखेंगे। क्या? तीसरे का कहाँ पर पहुँच गए हम? तीसरे का खा। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या हमारे पास? NiCO का होल 4। ठीक है, बहुत बार आपको बता चुके हैं तो आप करना सीख गए हो गए यहाँ पर। NiCO, ठीक है, बड़ा O है यहाँ पर, CO का होल 4। ठीक है, होल 4, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। बताइए किस टाइप से लिखेंगे? हमने क्या बताया था? पहले क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं बताइए? अगर यहाँ पर कोई
लगा होता है, यहाँ पर कोई कोई धातु होती है, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर है नहीं। फिर किसका लिखते हैं, लिगेंड का लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पर क्या है, 4 है, टेट्रा, इसका क्या है, टेट्रा कार्बोनिल, एक इसको CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, तो इसको क्या लिख देंगे, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा लिखिए, यहाँ पर लगाइए टेट्रा कार्बोनिल, इसको CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल। फिर क्या है, यहाँ पर निकिल लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, निकिल लिख देंगे, कार्बोनिल, निकिल, निकिल, कार्बोनिल, निकिल। जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0 आएगी यहाँ पर, ठीक है। सब बता चुके हैं, ऑक्सीकरण संख्या किस टाइप से निकाली जाती है, सब बता चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ पर यानी कि Zn K2 Zn OH का होल 4, तो लिखिए यहाँ पर K2 सेकेंड, देखिए K2 सब बता चुके हैं, ऑक्सीकरण संख्या किस टाइप से निकाली जाती है, ठीक है। K2 Zn OH का होल 4, अलग से भी एक वीडियो बनाई है इसी पर, IPC नाम पर, अलग पर देख लेना, वीडियो में जाना, उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। अलग से बनाइए किस टाइप से, यानी कि बहुत से सारे करवाए थे, ठीक है। Zn OH का होल 4, तो बताइए इसको, देखिए क्या लिखते हैं, इस धातु का नाम लिखते हैं, यहाँ पर क्या है धातु, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर 2 मत लिखना, डाई पोटेशियम गलत हो जाएगा, सिर्फ ओनली पोटेशियम, क्या लिखेंगे, ओनली पोटेशियम, तो लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे, किसका नाम लिख देते थे, बताइए, यहाँ पर लिगेंड का नाम लिख देते थे, तो क्या है, 4 है, टेट्रा, OH को क्या लिख सकते थे, ऑक्जेलेटो लिख सकते थे, हाइड, ठीक है, ऑक्जेलेटो, यानी कि पहले लिखिए, पहले टेट्रा लिखिए, टेट्रा, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, हाइड्रो ऑक्जेलेक्टो लिख सकते हैं, यहाँ पर OH है तो हाइड्रो ऑक्जेलेक्टो, हाइड्रो ऑक्जेलेटो, ऑक्जो, ठीक है, हाइड्रो ऑक्जो, और यहाँ पर क्या है, Zn है यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर, Zn है, ऑक्जो, Zn को क्या लिखते हैं, जिंकेट लिख देंगे। अगर यहाँ पर K2 नहीं है तो सिर्फ जिंक लिखते हैं, यहाँ पर 8 लगा देते हैं आखिरी में, तो क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। तो पोटेशियम, टेट्रा, देखिए पोटेशियम इसका लिख दिया, फिर लिगेंड 4 है, टेट्रा, इसको OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रो ऑक्जो, ठीक है, हाइड्रो ऑक्जो, इसमें क्या लिख देंगे, Zn को क्या लिख देंगे, जिंकेट लिख देंगे, जिंकेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादातर, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, ज़्यादातर मोस्टली यही हो जाता है, 2 यहाँ पर लिख दीजिए, बस नाम हो गया। यहाँ पर कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर का है, यहाँ पर 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए गैर धातु का क्या है, उदाहरण इनकी गुण लिखिए, उड़ा दिए यहाँ पर। मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, ठीक है, प्रोटीन के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन का व्यक्तिकरण हो चुकी है, लेकिन ये नहीं होता, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, इसको लिख लीजिए। देखिए क्या मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य, देखिए प्रोटीन के कण निम्न है, पेशियों का निर्माण है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, एंजाइम का हार्मोन का संश्लेषण, ठीक है। नंबर 3, एंटीबायोटीज के रूप में शरीर की सुरक्षा, क्या एंटीबायोटीज के रूप में क्या होती है, शरीर की सुरक्षा, 3 लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 3। और ये वाला हो चुका है, प्रोटीन की व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, 2023 के सेट में आया था। फिर देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, यहाँ पर चौथा देखिए, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नेनट समीकरण लिखिए, नेनट समीकरण लिखेंगे एवं EMF इनकी विद्युत भागबल की गणना कीजिए। देखिए करेंगे यहाँ पर, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, और हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए क्या बताया था हमने, पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ, EFE से सेल दिया, यहाँ पर पहले हमने सेल पिछले वाले क्वेश्चन में सेल बनाया था, देखिए सेल बना हुआ है इसमें। देखिए EFE से क्या हो रहा है, Fe2+, तो EFE से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथे का, कहाँ पर पहुँचेगा, चौथे का है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना, वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में हर साल आता है ये। EFE से क्या बन रहा है हमारे पास, Fe2+, क्या बन रहा है, Fe2+, और हमने इलेक्ट्रॉन बराबर करना बताया था, किस टाइप से करते हैं, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है उधर 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा, इधर से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा Fe यहाँ पर बचेगा, Fe यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या है हमारे पास, फिर देखिए, फिर यहाँ पर किससे बन रहा है, यानी H+ से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, H+ से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, तो H+ से क्या बन रहा है, EH2। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1+, यहाँ पर पहले 2 से बैलेंस ही कर दिया, यहाँ पर बराबर कर दिया है, यहाँ पर 2। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की किधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन की किधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया, बराबर होगा। यहाँ पर इनको जोड़ने पर लिख दीजिए, क्या लिखने पर, जोड़ने पर। कितना सिंपल क्वेश्चन होता है जोड़ने पर,
जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एफ ई, क्या बचा, एफ ई प्लस के 2 एच प्लस बचा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, एफ ई 2 प्लस बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा हमारे पास, एच 2 बचा यहाँ पर, बचा कि नहीं बचा, एच 2 बचा। अब देखिए क्या करेंगे हम, एच 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई नोट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई नोट सेल का हमने बताया था क्या होता है, कैथोड माइनस का एनोड, क्या होता है, कैथोड माइनस का एनोड होता है ई नोट सेल। देखिए ई नोट सेल निकाल लीजिए, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, क्या होता है, ई नोट कैथोड, सी फॉर कैथोड माइनस का ई नोट, ई फॉर एनोड, ठीक है, कैथोड ई नोट। अब कैथोड का मान देखिए कितना है यहाँ पर, कैथोड का मान देखिए क्या है यहाँ पर, कैथोड कुछ दिया है यहाँ पर, कैथोड का मान यहाँ पर 298 केल्विन, इतना समीकरण ज्ञात कीजिए, कैथोड का मान नहीं है यहाँ पर, तो इसको 0 ले लेंगे। तो 0 माइनस का ई नोट एनोड, एनोड का मान कितना दिया है यहाँ पर, माइनस के 0.44। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, अब यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 0.44। अब नेनाट समीकरण लिखिए यहाँ पर, ठीक है, नेनाट समीकरण से। तो यहाँ पर बोला भी गया नेनाट समीकरण लिखिए, तो जब नेनाट समीकरण लिखिए, ठीक है, बिना नेनाट से वो यानी सवाल भी सोल्व नहीं होगा। तो नेनाट समीकरण लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होती है, ई नोट यानी कि ई एम एफ होती है, ई एम एफ या ई सेल या ई एम एफ बात एक ही होती है। ई एम एफ क्या होती है, ई नोट सेल क्या होती है, ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस का क्या होता है, ई नोट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है 2। अब लोग क्या हो जाएगा, लोग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखते थे, इधर वाला लिखते हैं एफ ई 2 प्लस लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एफ ई 2 प्लस लिख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फिर इधर वाला, इधर पर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। तो एच प्लस हमने क्या बताया था, जब यहाँ पर 2 होता है तो क्या बताया था, बताइए, यहाँ पर ऊपर आ जाता है, यहाँ पर पावर में आ जाता है कि नहीं आ जाता है ऊपर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ई एम एफ लिखिए यहाँ पर बराबर, ई एम एफ बराबर अब देखिए ई नोट सेल का मान कितना निकाला, 0.44, कितना निकाला, 0.44 निकाला माइनस का, फिर कितना है हमारे पास 0.059। यही नेनाट समीकरण हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया था नेनाट समीकरण लिखिए, इतना आपको लिख देना है, 1 नंबर उसमें मिल जाता, ठीक है, 1 नंबर जितने नंबर भी दिए जाते हैं, ठीक है। 0.44 0.0591 क्या है, 91 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, कहाँ गया, निम्नलिखित में 298 के लिए पर नेनाट समीकरण लिखिए। नेनाट समीकरण आपको इतनी लिख देनी थी यहाँ पर, ये फार्मूला नेनाट समीकरण समझ लो लिख गई, यही लिख गई है नेनाट समीकरण, ठीक है। इतनी आपको अब सवाल सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। 0.4 इतना। अब फिर कितना है, लोग या फिर 2 प्लस की सांद्रता कितनी दी गई है, या फिर 2 प्लस, ठीक है, या फिर 2 प्लस की देखिए, या फिर 2 प्लस की कितनी है, 0.001 और एच प्लस की कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कितनी है, 0.001, ठीक है, 0.001 डिवाइडेड बाई इसकी कितनी है, प्लस की 1, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तब ई एम एफ क्या हो जाएगा, ई एम एफ बराबर 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लोग तो 1 से भाग करेंगे उतना ही आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.001, ठीक है, 0.001। अब देखिए ई एम एफ बराबर 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 1 2 3 0 आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ई एम एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.44 माइनस का हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऊपर ले जाइए, लोग 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब फार्मूला पढ़ा होगा, पावर आगे आ जाती है। तो ई एम एफ बराबर 0.44 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर आगे अरे पावर आगे लाइए इसको, लोग यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर,
माइनस का 3 पावर आगे आ जाती है। फिर क्या है लोग, और यहाँ पर क्या बचा 10 बचा है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख कर आपको बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है, लोग यम की पावर एन होता है। लोग यम की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है एन लोग यम। ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक है। पावर होती है ये आगे आ जाती है। और देखिए ये पावर थी 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 है, आगे आ गई यहाँ पर, ठीक है। जीरो नहीं है कुछ है, 10 की पावर माइनस के 3 माइनस का 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। और लोग क्या बचा 10, लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस का 3, अब देखिए माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ई एम एफ हो जाएगा 0.44, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको भाग करना चाहते हैं भाग कर दीजिए, 2 से काटिए, इसको उड़ाइए, उड़ा दीजिए यहाँ पर। और भाग करना चाहते हैं तो काट काट कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो छोड़िए इसको, मत करना चाहते हैं तो रहने दीजिए। तो क्या बचा 0.0591, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 3/2 यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसको कुछ नहीं किया, काटा उटा कुछ नहीं हमने, ठीक है, कुछ नहीं काटा है। और लो 10 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। EMEF भाग कर देते तब भी आंसर सेम टू सेम होता है। 0.44 प्लस का 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.0591, ठीक है। मल्टीप्लाई 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 होता है, और कम बन गया, इसलिए अगर काटते इसको इसमें भाग करते बहुत दिक्कत होती। और 3/2 को तो आराम से भाग करते हैं, 3/2 तो 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 का मतलब 1.5, ठीक है। अब 1.5 की इसकी मल्टीप्लाई कर देना है आप। EMEF, ठीक है, बराबर 0.44, देखिए करिए 15 × 15 का 5, ठीक है। 15 × 15 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है। 15 15 75, 15 6 90, 15 7 160, 15 8 135, 15 9 135, 15 10 150, 15 9 कितना होता है 135 होता है। 135 का 135 है, जो कितना होता है 36, 36 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। 136 का 6, 136 का 6 हासिल लगे 13, ठीक है। 15 15 75, 75 और 13 कितना होता है 75 और 13, ठीक है। 5 और 3 8, 7 1 8, 88 होता है। कितना होता है 88, 88 लिख लिया। अब पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने मतलब 1 1 2 3 4, 5 के बाद पॉइंट है यहाँ पर, 5 के बाद लगा दीजिए 1 2 3 4 4 5, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको काट कर, ठीक है। EMF यहाँ पर आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, 0.44 प्लस का कहाँ पर आया पॉइंट 0.08865, इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, ठीक है। इसको हमने जब मल्टीप्लाई की तो इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पर, या कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई की, फिर से समझ लीजिए कैलकुलेशन है। यहाँ पर क्या किया था हमने, देखिए पावर इसमें आगे आई थी, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पावर क्या आ गई थी, आगे आ जाई थी, तो क्या बचा था लोग 10 बचा था यहाँ पर, माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 0.591 निकल का, और 3 के नीचे इसको नीचे पहुँचा दे, 3/2 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई उतना आएगा। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको जोड़िए EMEF, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़िए यहाँ पर 0.44 को इतने इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। पॉइंट का यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर 4, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 4, पॉइंट के नीचे जोड़ना तो आता होगा आपका, पॉइंट कहाँ पर जोड़ा जाता है, अगर नहीं जोड़ना आता देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर नहीं जोड़ने आते, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको जिम करते हैं, लिखिए 0.08865 लिख लिया। अब पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इधर वाले लिख दीजिए, 4 बचा हुआ है, 4 आगे नहीं बचे तो आगे अपने आप से हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 5 6 8 8 4 12 का 2 4 1 5 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.52865, कितना आ जाएगा 0.52865, ठीक है 865, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इतना लिखना चाहते हैं उत्तर तब भी यहाँ पर भी सही है, पॉइंट वाले यहाँ पर है, इसको छोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं 0.52, ये भी हमारा आंसर सही है यहाँ पर, क्या है ये भी सही है आंसर, ठीक है। बोल्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, 3 नंबर का, कितने नंबर का है 3 नंबर का था, कोई कठिन है कुछ नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी है, तो काट ही दिए गए हैं, हटाई नहीं। फिर देखिए एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। देखिए एमीन, देखिए एमीन क्या होती हैं, देखिए एमीन क्या होती हैं, एमीन क्या होती हैं, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को कहते हैं एमीन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक एमीन क्या होती है, प्राथमिक
में क्या होती है, जिसमें एक है हमारे पास एल्किल समूह, जिसमें एक एल्किल समूह, प्राथमिक मतलब एक, प्राथमिक मतलब क्या होता है एक, जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो उसे प्राथमिक इमेन कहते हैं। जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक इमेन। एक जुड़ा हुआ है तो इसीलिए दो जुड़े हैं तो द्वितीयक इमेन कहते हैं, तीन जुड़े हैं द्वितीयक इमेन कहते हैं। जिनमें अब द्वितीयक इमेन क्या होती है, जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक इमेन कहते हैं। दो जुड़े हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक इमेन कहते हैं। तृतीयक इमेन क्या होती है, जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे तृतीयक इमेन कहते हैं। तीन जुड़े हों, एक दो तीन, तो इसे क्या कहते हैं, तृतीयक इमेन कहते हैं। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैलिंग विलयन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, समीकरण भी दीजिए। देखिए फैलिंग विलयन की परिभाषा लिख लीजिए। फैलिंग विलयन क्या होता है हमारे पास, फैलिंग विलयन CuO होता है, क्या होता है, फैलिंग विलयन होता है, कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। CuO एक रासायनिक अपकर्मक है, क्या है, एक केमिकल एजेंट है, अपकर्मक है, जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, परीक्षण किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। जब इसे हम ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है। क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है। ठीक है, क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है। समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होता है फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन यानी CuO का एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है। ठीक है, देखिए एक ग्लूकोज का फार्मूला CHO का होल फोर CH2 ग्लूकोज है। यहाँ पर फैलिंग विलयन ले लेंगे 2CuO फैलिंग विलयन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। एक O है, इसमें घुसेड़ दीजिए, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दीजिए। O है यहाँ पर, इसमें घुसेड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, COO और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर क्या बचा यहाँ पर, Cu2 लिख देंगे, लाल अक्षय तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है यहाँ पर, इतना सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, कितने नंबर का आया था हमारे पास, 3 नंबर का है यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन है, सब 3-3 नंबर के सिंपल हैं। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इन सबको नोट डाउन कॉपी में करते जाना। ठीक है, अगर 70 में 70 नंबर केमिस्ट्री में जाना है तो सभी यही फंसेंगे पेपर में। फिर देखिए मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं यहाँ पर, शायद मोल प्रभाज की परिभाषा हो गई थी यहाँ पर, पहले हो गई थी कि नहीं हो गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यानी कि मोल प्रभाज की परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मोलेंस या मोल प्रभाज बात एक ही होता है। क्या होता है, 2018 में परिभाषा आई थी, फिर 2019 में आई थी, हर साल रिपीट होती है। किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोलांश कहते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x से मतलब कि Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb, क्या होता है Nb, इसका मतलब क्या, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक के अवयव के मोलों की संख्या, Na मतलब एक घटक के अवयव के मोलों की संख्या, डिवाइडेड बाई क्या होता है, मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या यानी कि Na प्लस Nb, Nb मतलब टोटल मोलों की संख्या के रेशियो, यानी कि रेशियो मतलब अनुपात क्या कहलाता है, मोलेंस या मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, एक से प्लस एस भी, इसको जो इतना आपको परिभाषा आपको इतनी लिखनी है, एक से इसे प्रदर्शित करते हैं, इसको मत समझिए यहाँ पर। ठीक है, परिभाषाएं आपको अगर बनानी है तो इससे बना सकते हैं। क्या लिखें, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक का मोलांश या मोल प्रभाज, क्या मोल, एक घटक का मोल और उसमें उपस्थित क्या, एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलांश कहते हैं। यही लिखी हुई है। क्या होती है, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक के एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोलांश कहते हैं। इसे x से प्रतिशत करते हैं, काई बोल सकते हैं, काई से प्रतिशत करते हैं। ठीक है, फिर देखिए न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए विलेय के मोल प्रभाज एवं बाष्प दाब के अवयवन में संबंध समीकरण लिखिए। देखिए समीकरण लिखेंगे। ठीक है, समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर। पाँचवें का क्या है हमारे पास, पाँचवें का क्या है, का है यहाँ पर। ठीक है, का, तो समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर। समीकरण क्या होती है, P0 डिवाइडेड बाई PS डिवाइडेड बाई P0 लिखवाया था फार्मूला, डिवाइडेड बाई N अपान N प्लस के N, समीकरण लिख दी यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, समीकरण यूरिया का एक बिलियन भारा 6% है। यूरिया का बिलियन में भारा अनुसार कितना, 6% है। बिलियन में यूरिया था जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुभाग भेज दिया और सिंपल कर दिया, यहाँ पर 60 दे दिया। देखिए निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल प्रभाज का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है यहाँ पर। ठीक है, दिया है, देखिए दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यूरिया का एक बिलियन भारा अनुसार 6% है। ठीक है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है यूरिया का फार्मूला। अरे छोड़िए फार्मूला, यूरिया एक हमारे पास क्या है, यूरिया। ठीक है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है ऐसे। ठीक है, यूरिया और प्लस का क्या होगा यहाँ पर, जल होगा। यहाँ पर जली विलीन बोला गया था। यूरिया प्लस का विलेय के मोल प्रभाज वास्तव में छोड़िए, यानी कि यूरिया का एक बिलियन भारा अनुसार 6% है।
भार अनुसार इनकी यूरिया का 1 बिलियन, भार अनुसार 6%, बिलियन में यूरिया था जल, अब यहाँ पर और क्या होगा, जल होगा, यूरिया प्लस का जल, ठीक है, यूरिया प्लस का जल। और पूरे इनकी यूरिया का कितना दिया है, यूरिया का कितना दिया है, यूरिया का 1 बिलियन, भार अनुसार 6% है। यूरिया का यानी कि यूरिया का वेट यानी कि वेट दिया है यहाँ पर, वेट कितना है यानी कि परसेंट की जगह पर 6 ग्राम हो जाएगा। पूरा होता है हमारे पास बिलियन 100 का, और 100 में से 6 तो यह हो गया, बचा कितना 94, 94 यानी कि जल कितना होगा 94 ग्राम होगा यहाँ पर। इस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, देखिए बन गया जुगाड़, अब बन जाएगा चुटकियों में यहाँ पर, ठीक है। पूरा होता है हमारे पास बिलियन 100 होगा यहाँ पर। अब परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, इतना तो आपको मालूम होगा। तो 100 में से 6 क्या होगा, 6 ग्राम क्या होगी, यूरिया होगी, और बचा के हमारे पास 94 ग्राम क्या होगा हमारे पास, जल होगा, ठीक है, क्या होगा, जल। अब यूरिया का अणुभार इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, यूरिया का अणुभार कितना है, 60 है। यूरिया का फार्मूला वैसे होता है NH2CO यही होता है यहाँ पर, ठीक है। इससे निकाल भी सकते हैं अणुभार, निकाल लेते, अगर नहीं देता तो निकाल लेते, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले यहाँ पर ग्लिसरॉल यानी कि अणुभार निकाल लीजिए, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार यानी कि यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार कितना है यहाँ पर दिया है, अणुभार यानी कि M से लिख सकते हैं, अणुभार कितना दिया है यहाँ पर, 60 दिया है, कितना दिया है, 60, ठीक है, याद रखना 60 होता भी है, ठीक है। यूरिया का अणुभार कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। अब यूरिया का क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे यहाँ पर। ये W का मान है, यूरिया का क्या है, इनकी W, स्मॉल W, यूरिया का भार कितना है यहाँ पर, स्मॉल W यूरिया का, यानी कि भार का मान कितना दिया है यहाँ पर, 6 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 6 ग्राम, ठीक है, ग्राम। अब इसका मोल निकाल लीजिए यूरिया के, तो EN1 निकाल लीजिए, मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार का मान कितना दिया है यहाँ पर, भार का मान कितना दिया है, 6, अणुभार कितना दिया है यहाँ पर, 60, ठीक है, 6 दशामलव 60, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो EN1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार जल का अणुभार निकाल लीजिए, जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार इसको भी M से रिप्रेजेंट कर दीजिए। जल का अणुभार इस टाइप से निकालते हैं, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 2 यहाँ पर, तो 2 प्लस का इनकी ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका यानी कि जल का अणुभार इतना गया। अब इसका भार जल का कितना है हमारे पास, इसको W1 लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए M1, इसको चाहो M1 दे दीजिए, छोड़िए यहाँ पर, ठीक है। जल के लिए, जल को M से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसका अणुभार स्मॉल W, इसका कितना है, 94 है यहाँ पर, ठीक है, कितना है, 94 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 94 ग्राम, ठीक है, 94 ग्राम यहाँ पर। ये यूरिया के लिए है, जल के लिए है, अलग अलग, चाहे आप M1 M2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके मोल निकाल लीजिए, मोल N2, ठीक है, भार बटे अणुभार, भार इसके लिए, जल के लिए क्या है, जल का अणुभार कितना है हमारे पास, जल का यानी कि जल का भार कितना है, 94, जल का भार कितना है, 94 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कितना है, 94। अणुभार इसका कितना निकाला हमने, 18 निकाला, कितना है, 18, अब काटिए, 18 में 18, 18 36, 18 3 54, 18 3 54, कितना होता है, 18 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18, इसको काटे किससे कट जाएगा, 18 5 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90 होता है, और कटेगा नहीं यहाँ पर, तो किससे काट दें बताइए, यहाँ पर 2 से उड़ा दीजिए इसको, पहले किससे उड़ा दीजिए, या पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये इसको पूरा काट दीजिए, देखिए पॉइंट में निकलेगा वो सही रहेगा। देखिए 18 18 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 5 90 होगा यहाँ पर, 90 कितना बच गया यहाँ पर, 90 4 बच गए, पॉइंट लगाया यहाँ पर, कितना लगाया, पॉइंट लगाया, 4 बच गए, पॉइंट लगाया, 40 हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, पॉइंट लगाया, 0 4, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36, और फिर कितना बचे यहाँ पर, 36, और कितने बचे, 4, फिर 40 हो गया, 18 दूनी 36, यानी 5.2 ही रहने दीजिए, कितना आ जाएगा, 5.2, यानी कि जब इसको भाग के हमने कितना गया, 5.2 आ गया, 18 से इसको हमने, ठीक है। इसके मोल कितने हो गए, 5.2 आ गया, ठीक है। और मात्रा काटिए, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, यानी कि क्या है यहाँ पर, देखिए यूरिया तो जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लीजिए पहले, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज किस टाइप से निकालते हैं, यानी कि N1 डिवाइडेड बाई, यूरिया का है हमारे पास, यूरिया के लिए N1 दिया, तो N1 ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाई टोटल मोल। अभी मोल प्रभाज की आपको परिभाषा भी बता रही है, N1 प्लस के N2, ठीक है। N1 का मान कितना निकाला मैंने, 0.1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई N1 का मान 0.1 प्लस का N2 का मान कितना, मैंने 5.2 निकाला, कितना निकाला, 5.2, ठीक है, 5.2, तो 0.1 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़िए 5.2 में, इसको इधर जोड़ लीजिए 5.2, और कितना है हमारे पास, 0.1 है, ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 5.3 आ जाएगा यहाँ पर,
कितना आ जाएगा 5.3 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, यूरिया का मोल प्रभाव आ जाएगा यहाँ पर। आप अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ कर लेना यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट देना यहाँ पर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, 53 से इसको भाग कर देना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भाग कर लेना आप इतना तो कर लेंगे। फिर निकालेंगे जल का मोल, किसके निकालेंगे, जल के मोल निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज लिखिए, क्या लिखे जल का मोल प्रभाज। जल के मोल हमने कितने निकाले यहाँ पर, N2 कौन निकाला 5.2, तो N2 पर लिखिए, बाकी टोटल मोल भाई N2 डिवाइड बाई N1 प्लस का N2। ठीक है, N2 का मान कितना हमारे पास, N2 का मान 5.2 निकाला, कितना निकाला 5.2, तो 5.2 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए 5.2 डिवाइड बाई इसका टोटल यानी कि 0.1 प्लस का 5.2। ठीक है, 0.1 प्लस का 5.2। ठीक है, 5.2 हो गया यहाँ पर। अब जोड़िए 5.2, अब इसको कितना आया था 0.53 आया था। ठीक है, 0 पॉइंट कितना आया था 5 यानी 5.3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5.5 और 0.213, तो 5.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 52/53 बचेगा। जब इसको डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर मोल, क्या निकालते हैं मोल। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, यूरिया का जल मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, हो गया यहाँ पर। इस टाइप से कितना सिंपल, कितने नंबर का है 4 नंबर का, कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन। यहाँ पर मोल निकालना आपने सीख लिया यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं इस टाइप से हम मोल निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या बोला गया है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अभिक्रिया की आणविकता कोटि में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, पहले इतना देखिए यहाँ पर, अभिक्रिया का कोट तथा आणविकता में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्रिया के को आणविकता डालिए, इधर कोट डालिए। देखिए क्या होती है, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, ये कभी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, ये शून्य हो सकती है, ये शून्य हो सकती है। नंबर 2, एक क्रिया की आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। कोट क्या होती है, क्रिया के कोट कारक की सांद्रता को बताती है। ठीक है, तीसरा देखिए भिन्नात्मक हो सकती है, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, बटे में आ सकती है, कभी बटे में नहीं आ सकती है। ठीक है, चौथा देखिए या प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, प्रयोगों द्वारा इसे फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। या एक क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, क्या एक क्रिया द्वारा। ठीक है, 4 पॉइंट है, चारों नोट डाउन कर लीजिए, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 100 सेकेंड में पदार्थ यानी कि 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है 100 सेकंड में। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही लुल्लू टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, खा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कितने सेकंड में रह जाती है 100 सेकंड में। ठीक है, कितने सेकंड में रह जाती है 100 सेकंड में, तो टी हाफ का मान दिया है, टी 1/2 का मान कितना दिया है 100 सेकंड, 100 सेकंड कितना दिया है 100 सेकंड दिया है। ठीक है, 100 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना की किसका मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी हाफ होता है, क्या होता है टी हाफ होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है टी हाफ होता है कि नहीं, टी हाफ होता है, टी हाफ। ठीक है, टी हाफ होता है, तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड टी हाफ का मान कितना दिया है 100 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 100 दिया है यहाँ पर, दिया है 100 दिया है यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर देखिए एक काम करना चाहते हैं, अगर पॉइंट हटाइए यहाँ पर तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, कितने आ जाएंगे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो आ गया, तो के बराबर 693 डिवाइड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो के बराबर इसको ऊपर ले जाइए 693, 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट इसको पॉइंट में यानी कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दें, वैज्ञानिक के रूप में, तो यहाँ पर पॉइंट होगा तो 1 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 6.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने के बाद पॉइंट लगे 1, यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए होगा 1 2 के बाद 10 की पावर -5, 2 के पहले 2 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.93 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सवाल सिंपल आया है यहाँ पर, कोई कठिन है, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संकर्ण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए लिखिए यहाँ पर क्या होते हैं, संकर्ण तत्व और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिचलित करते हैं। क्या है, परिचलित करते हैं। लिखवाया भी था ये पीछे क्वेश्चन 2023 में आया था। ठीक है, किसके यानी कि अधिकांश अनुचुंबकीय किसके कारण होते हैं, अनुचुंबकीय गुण के कारण। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण परिचलित करते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण होता है इसलिए क्या होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। क्या बोला गया, संकर्ण धातु उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय है, क्यों, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या इसमें बोला गया है, संकर्ण धातु उनकी अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखिए संकर्ण धातुएं उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लिखिए यहाँ पर संकर्ण धातुओं में EN माइनस केवल इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भारे होने के कारण, यानी कि अपूर्ण रूप से भारा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रसिद्ध करते हैं। परिवर्ती संयुक्ता फिक्स नहीं होती, संयुक्त इनकी संयुक्ता नहीं घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, प्रसिद्ध करते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे इनके क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस क्षेत्र एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एवं ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर क्या इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि संकर्ण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। ठीक है, यही कारण क्या है, संकर्ण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। ठीक है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। लिगेंड संयुक्ता बंध सिद्धांत ये हो चुका है। ठीक है, देख लेना। तो लिगेंड देखिए लिगेंड क्या होता है, उपसंयोजन सत्ता में। ठीक है, इसको सबको नोट डाउन करते जाना कॉपी में। उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु चारों ओर से जिन समूह यानी ऋणायन तथा उदासीन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, जिन समूह से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसे लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड क्या होता है, उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, चारों ओर से जिन समूह यानी कि ऋणायन उदासीन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, परमाणु से क्या होता है, केंद्रीय परमाणु चारों ओर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, उसे कहते हैं लिगेंड कहते हैं। देखिए CO यहाँ पर, इस पर क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पर इस पर लोन पेयर होता है, हम जानते हैं अमोनिया पर लोन पेयर एक होता है, इस पर होता है, इसलिए यानी कि लोन पेयर के कारण क्षारीय होती है अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता था। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्रहण करता है, यही लिखा उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु चारों ओर से क्या हो रहा है, जिन समूह से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इन समूह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, ग्रहण कर रहा है, इसी को कहते हैं लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए। ठीक है, ये तो काट ही दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये भी काट दिया। फिर देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, अल्कोहलों के विवेचन की 2 विधि लिखी है। ठीक है, इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि 2023 में सेट में आया था, आपने अगर कर लिया होगा तो हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। देखिए लिख लीजिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ऐसे अल्कोहलों में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। कि एक क्या होता है, ओनली एक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। इनका समान सूत्र क्या होता है, CnH2+n। ठीक है, OH अथवा क्या होता है, ROH लिख सकते हैं। अगर इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है, इसका उदाहरण लिख देना है CH3OH एक एग्जाम्पल। ठीक है, हो जाएगा काम। क्या होता है, ऐसे अल्कोहल ये लिख सकते हैं, ऐसे अल्कोहलों में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। क्या होता है, एक OH समूह। इनका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+, यानी कि CnH2n+ OH अथवा ROH होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर क्या बोला, इनके क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं, देखिए। और क्या इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, देखिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि अंतराणविक हाइड्रोजन अवंधों की उपस्थिति के कारण। क्या, अंतराणविक हाइड्रोजन अवंधों की उपस्थिति के कारण मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के क्वथनांक व संगत एल्केनों अन्य संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों जैसे हेलोएल्केन तथा ईथर की तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि इन अवंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त यानी कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए होता है। यहाँ पर क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, क्यों उच्च होते हैं, देखिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का क्वथनांक उच्च होता है क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अवंधों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, क्या, अंतराणविक हाइड्रोजन अवंधों की उपस्थिति के कारण मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का क्वथनांक क्या होता है, संगत एल्कोनों को अन्य संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों जैसे हेलोएल्केन तथा ईथर की तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन अवंधों के कारण, ठीक है, अवंधों के तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, और ये वाले एल्कोहलों की विवेचन की 2 विधियाँ लिखी, 3 4 5 लिखवाई थी, हो गया था यहाँ पर। ठीक है, 2023 में आया था। फिर देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यहाँ पर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए इसको करेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड पर गर्म कापर पर प्रभावित करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम यानी कि हाँ अथवा इसका है। ठीक है, इसका अथवा है, क्या होता है पहला देखिए, आप नोट लिख लेना कॉपी में। देखिए पहले में क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर आपको फार्मूला मालूम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, फार्मूला जरूर याद करना। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इनकी CHOH।
ठीक है। इधर हो गया होता है CH3 क्या होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण इसका कराइए यहाँ पर, ठीक है, कॉपर की उपस्थिति में, और इसका टेम्परेचर कितना है 300 सेंटीग्रेड, ठीक है। 300 सेंटीग्रेड एसीटेट बनता है हमारे पास, क्या बन जाएगा CH3 एक इधर लगा दीजिए CH3, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया, एक CH3 यहाँ पर, इस कार्बन लगा, इसको जिंक कहते हैं लिख दिया जिंक कहते हैं CH3 लिख दिया। फिर देखिए डबल बॉन्ड ये एच हट जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा यहाँ पर, क्या है एसीटेट है यहाँ पर, ठीक है, क्या है एसीटेट, ठीक है। हो गया काम, 1 नंबर मिल जाएगा, आपको इतना करना था। और फिर देखिए फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 से क्रिया कराते हैं, ठंडे तथा तनु HNO3 से। देखिए यहाँ पर फिनाल का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड है यहाँ पर है, ठीक है, ठंडे तथा तनु, ये क्या होता है फिनाल का फार्मूला OH, ठीक है, OH यहाँ पर OH है, ठीक है, OH फिनाल यहाँ पर सेकेंड लिख दीजिए OH, ठीक है, क्या है OH है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3, ठीक है, तनु HNO3 तनु HNO3, ठीक है, तनु HNO3, ठीक है, फिनाल है तनु HNO3। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन करवा चुके हैं, हो चुकी थी ये रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बनता है एक बार ऑर्थो पर OH तो जिंक का 3 रहने दीजिए यहाँ पर, तो एक NO2 क्या पर इस पर ऑर्थो पर लग जाएगा, एक पेरा पर लग जाएगा, रिएक्शन हुई थी ये, ठीक है। एक ऑर्थो पर एक पेरा पर OH NO2, ठीक है, NO2, एक क्या इसका नाम क्या होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनाल, क्या इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनाल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनाल। इसका नाम क्या है पेरा नाइट्रोफिनाल, ठीक है, पेरा नाइट्रोफिनाल है इसका नाम, ठीक है। अब देखिए थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, देखिए थर्ड रिएक्शन है यहाँ पर, क्या है थर्ड रिएक्शन है यहाँ पर, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल यहाँ पर 2 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, Al2O3, टेम्परेचर कितना है 250 सेंटीग्रेड, क्या है 250 सेंटीग्रेड पर। तो हमारे पास क्या बनता है ईथर बनता है, ईथर बनेगा यहाँ पर C2H5, ये 2 लिए हैं 2 C2H5 है तो 2 बार लिख दीजिए C2H5, 2 बार लिख दिया C2H5, और यहाँ पर क्या है O2, तो एक बार O यहाँ पर लिख दीजिए, इस टाइप से ईथर बन जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, H2 यहाँ पर निकाल देंगे इस टाइप से, ठीक है। क्या है हमारे पास ईथर है यहाँ पर, क्या है ईथर, ठीक है, ईथर। फिर देखिए चौथी रिएक्शन यहाँ पर, चौथी रिएक्शन देखिए क्या है यहाँ पर, चौथी रिएक्शन बोली गई है एथिल यानी कि फिनाल की स्थान HNO3 से क्रिया कराते हैं। ये वेरी सिंपल पिकरिक अम्ल बनता था, करवाई थी रिएक्शन आई थी, तो फिनाल ले लीजिए यहाँ पर, फिनाल, ठीक है, फिनाल ले लिया यहाँ पर। क्या ले लेंगे यहाँ पर सांद्र HNO3 ले लेते हैं यहाँ पर HNO3, तो क्या बनता है डायरेक्टली याद होनी चाहिए, क्या बनता है पिकरिक अम्ल। पिकरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, देखिए पिकरिक अम्ल OH तो जिंक का 3 लिख दिया, एक NO2 और यहाँ पर लगा देते हैं ऑर्थो पर, एक पेरा पर NO2, ठीक है, इसका एक NO2 यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पिकरिक अम्ल है, क्या है पिकरिक अम्ल, इसका नाम पिकरिक अम्ल, ठीक है, बन गई यहाँ पर रिएक्शन। इस रिएक्शन को एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको काटिए, यहाँ पर देखिए 5वीं रिएक्शन है यहाँ पर 5वीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए क्या है यहाँ पर एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH किसके साथ गर्म करते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ, I2NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर एक एस्टल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है एस्टल्डिहाइड CH3CHO, क्या है एस्टल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, क्या है एसीटल्डिहाइड बनता है, ठीक है। हो गई रिएक्शन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, हो चुकी है SN1 SN2 नाभिक राखी पीछे हो चुकी है 2023 में हमने बताया था, ठीक है, हो चुकी है, छोड़िए इसको। फिर देखिए कैसे प्राप्त करो, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, 1 ब्यूटीन से, ठीक है, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, देखिए बहुत बड़ा सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, 1 ब्यूटीन से, तो ब्यूटीन का फार्मूला क्या होता है CH3
CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 ब्यूटीन। तो क्या बनाना है यहाँ पर हमें, क्या बनाना हमें, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, कहाँ गया, 2 ब्रोमो, यहाँ पर क्या लाना है, Br, क्या लाना है, बी, यानी कि ब्रोमो मतलब बी लाना है, Br लाना है यहाँ पर, तो Br लाना, तो ब्रोमो, तो EHBr से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, किससे करा दीजिए, EHBr से क्रिया कराइए यहाँ पर, EHBr। तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर Br लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आगे लिखना, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 तो Br 2 पर लाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 ब्रोमो, तो यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दीजिए Br यहाँ पर लगा दिया, CH3 लगा दिया, यही बनाना था यहाँ पर। इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटोन, इसका नाम लिख लेना, क्या है इसका नाम, 2 ब्रोमो ब्यूटोन आप लिख लेना, ठीक है। फिर देखिए दूसरी रिएक्शन यहाँ पर, दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन में क्या दिया गया है यहाँ पर, दूसरी रिएक्शन क्या है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, बेंजिल क्लोराइड, देखिए बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। इस पर क्या लगा देते हैं, CH2Cl, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। अब यहाँ पर हमें किसकी क्रिया करा दें, NaOH की क्रिया करा दीजिए, NaOH। तो बेंजिल क्लोराइड से क्या बनाना हमें यहाँ पर, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, देखिए बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, यानी कि CH2OH है, यहाँ पर OH लिख लिया, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, Na, देखिए NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, NaCl। हमने NaOH से क्रिया क्यों कराई, क्योंकि हमें यहाँ पर CH2OH लाना था। यहाँ पर KOH से भी क्रिया करा सकते थे, आप कोई छा ले सकते हैं, लेकिन KOH से करा सकते हैं, BOH को होल ट्वाइस से करा सकते थे, ठीक है, बहुत से कर सकते हैं, KOH लिख लिया, BOH यानी कि NaOH लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, BOH का होल ट्वाइस लिख सकते थे, CaOH का होल ट्वाइस लिख सकते थे, किसी से क्रिया करा दीजिए, बन जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड क्या है, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, थर्ड रिएक्शन है यहाँ पर, मेथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br, ठीक है, Br यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल, तो SCN की क्रिया करा दीजिए, यहाँ पर साइनाइड बनाना है, CH3CN बन जाएगा, देखिए CH3CN और EHBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, प्लस का EHBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका नाम क्या है हमारे पास, मेथिल साइनाइड। इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड। कितनी सिंपल तरीके से बन गई रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए चौथी में क्या है यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड से एथेनॉल, ठीक है। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, मेथिल क्लोराइड है कि एथिल क्लोराइड है, यहाँ पर एथिल क्लोराइड है, क्या है, एथिल क्लोराइड, C2H5Cl। तो इसकी क्रिया कैसे करा दीजिए, यहाँ पर NaOH से करा दीजिए, यहाँ पर चूँकि हमें क्या लाना है, एथिलीन OH लाना है, OH के लिए NaOH से क्रिया कराइए तो बन जाएगा NaOH। तो क्या बन जाएगा, NaOH से क्रिया कराए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथिल अल्कोहल आ जाएगा, यहाँ पर C2H5OH इसमें चिपका दीजिए, OH प्लस का NaCl निकल जाएगा, यहाँ पर NaCl क्या हो गया, निकल जाएगा, क्या है हमारे पास, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथेनॉल लिख लेना आप नाम, ठीक है। पाँचवीं देखिए रिएक्शन, पाँचवीं में क्या बोला गया है, मेथिल आयोडाइड से एथेन। तो मेथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3I, मेथिल आयोडाइड। जिंक की क्रिया करा दीजिए इसको, ठीक है, हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एथेन बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर Zn। इस पर क्या होता है, 2 प्लस होती है वैलेंसी, और इस पर 2 जाएगा, यहाँ पर 2ZnI2 हो जाएगा, प्लस का 2ZnI2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या है, एथेन है, इस टाइप से आपको कर लेना है, क्या है, एथेन है। 5 रिएक्शन हो गए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित दीजिए, ठीक है। लिखेंगे क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, देखिए लिखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, हेडिंग डालिए यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। प्रयोगशाला विधि लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में लिखिए यहाँ पर, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को
उत्प्रेरक, पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या, उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। क्या, ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाया। मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल आईपीसी नाम क्या होता है इसका, यानी कि मेथेनॉल होता है ताप पर गर्म करके मेथेनॉल, इसका नाम क्या होता है, मेथेनॉल बनाया जाता है, या फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है, ले सकते हैं। बनाई जाती है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाई जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाई जाती है। ठीक है, बनाया जाता है, सबसे बढ़िया है, बनाया जाता है। ठीक है, मेथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बनाई जाती है, बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल ले लीजिए यहाँ पर CH3, क्या ले लेंगे यहाँ पर CH3OH। ठीक है, मेथेनॉल, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन ले लीजिए यहाँ पर O2। ठीक है, O2 ले लिया यहाँ पर पीटी की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, HCHO प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर H2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लगा दीजिए, 2 यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, क्या होगा हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगा। इस टाइप से हमको प्रयोगशाला विधि लिख देनी है यहाँ पर। ठीक है, होगा यहाँ पर 5 नंबर का है। यहाँ पर देखिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की रासायनिक समीकरण सहित दीजिए, समीकरण बी लिख दिए हमने। फिर क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को, ठीक है, सेकेंड पार्ट है, आप लिख लेना है। पर फॉर्मेल्डिहाइड को क्या लिखा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ गर्म करते हैं, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ, NaOH के साथ गर्म करते हैं, गर्म कर दीजिए इसको, गर्म करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH बन जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेनेट बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम फार्मेनेट, समझ लिए किनीज़ारोव क्रिया, किनीज़ारोव क्रिया आपने पढ़ी है भाई, यहाँ पर लिख देना है भाई, किनीज़ारोव क्रिया उन्होंने घुमा कर पूछ लिया। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया को इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, इसी को किनीज़ारोव क्रिया कहते हैं। ठीक है, SCOONA। ठीक है, किनीज़ारोव क्रिया है यहाँ पर, समझ लीजिए किनीज़ारोव क्रिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है। देखिए बन गया कितनी सिंपल तरीके से। 5 नंबर फ्री के, कोई कठिन है। 5 नंबर सबसे सिंपल क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, इससे सिंपल वो था कि नहीं था, इन दोनों इससे सिंपल तो ये था। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को तो क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल, सोडियम फार्मेनेट बनता है। इसकी प्रयोगशाला विधियाँ को लिख देनी है फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, यहीं पर हमारे पास क्या हुआ, ये तो हो चुके हैं, क्लीमेंसन ऑफ चेन, फिंडल-क्राफ्ट क्रिया, ये सब हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, सेट एक खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सेट नंबर कौन सा चल रहा था, तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या कौन सा देखेंगे हम, चौथा देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चौथा स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, चौथा देंगे। सब क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, कोई छूटे को नहीं है। ठीक है, काटे गए भाई, यहाँ पर छोड़े हैं जो हो चुके हैं, कोई नहीं छोड़ा है। ठीक है, इन सबको कर लेना अच्छे से। और आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, आप सब्सक्राइब